सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस के 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो अराउंड 4.49% पे अभी चल रही है। अगर वही 10 ईयर जिसे यील्ड इंडिया की हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर यील्ड इज एट 6.70%। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड $74-75 के बीच में ये प्राइसेस चल रहे हैं। थोड़ा बहुत बात करेंगे कि वाई मतलब ये जो वोलेटिलिटी चल रही है उसका क्रूड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट स्पेसिफिकली इंडियन ऑयल रिफाइनर्स पे क्या होगा, ये भी एक न्यूज़ आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड यूएस डॉलर इज एट 87.79 रुपीज। यूएस डॉलर वर्सेस रुपीज का इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो $1 इज इक्वल टू 87.79 रुपीज। सो डेफिनेटली आई थिंक ये प्रेशर क्यों फील हो रहा है, इसके बारे में सारी चीजें हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में फर्स्ट जो न्यूज हम आज कवर करने वाले हैं वो है ट्रेड टेंशंस के बारे में। सो ट्रेड टेंशंस कुड स्लो बोथ यूएस एंड ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं या फिर एनालिसिस भी वही आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई ये जो मिस्टर ट्रम्प टैरिफ्स लगा रहे अलग अलग कंपनीज पे, अलग अलग कंट्रीज पे, स्पेसिफिकली जहां पे उनका ट्रेड डेफिसिट है, तो वो बोल रहे भाई यू विल हैव टू पे अस मोर अगर हम कुछ भी आप लोगों से इंपोर्ट कर रहे हैं तो। अब अल्टीमेटली चलो आपने इंपोर्ट इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया, तो ये टैरिफ एक्चुअली कौन बेयर करने वाला है? सो अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है या जो कंपनी वहां यूएस में है जो वो इंपोर्ट कर रही है, वो अल्टीमेटली इट विल पास दैट पर्टिकुलर कॉस्ट ऑन द कंज्यूमर। तो इससे एक्चुअली होगा क्या? इससे होगा एक ही चीज, वो है इन्फ्लेशन ज्यादा होना, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। ये सबसे बड़ा हेडेक हो सकता है अगर ये ट्रेड टैरिफ वॉर्स जो है ये अगर आगे आने वाले समय में और ज्यादा चलते रहेंगे तो। और इन्फ्लेशन जब ऊपर जाता है तो सबसे उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? उसका निगेटिव इम्पैक्ट सीधा सीधा होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। सो अब आई अंडरस्टैंड कि जब सेंट्रल बैंकर्स ने इंटरेस्ट रेट्स कट करना शुरू कर दिया है, बट उसके पीछे का रीजन क्या था भाई? उनको इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में नजर आ रहा था। अगर इन्फ्लेशन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल में जाएगा तो स्टैंस कैन चेंज अगेन, दे कैन बिकम हॉकिश। और अगर हॉकिश हो गए तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने भी पड़ सकता है। एंड इसी का नतीजा है कि भले ही फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे घटाए हैं, बट द 10 ईयर जिससे किल्ड इज इंचिंग अप। फिर भी आई थिंक 4.7% तक जाके अभी वो 4.49 4.5% के नजदीक आ चुकी है। सो ये जो चीजें हैं ना, कि ये टैरिफ वॉर्स ट्रेड वॉर्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो बट आई थिंक यहाँ पे जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब इकोनॉमी सेंट्रिक होने की कोशिश कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड हर एक की वो जरूरत भी होती है और उसको बैलेंसिंग एक्ट से चलना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट वही एक पर्टिकुलर चीज जो है वो थोड़ी सी मतलब यहाँ वर्कआउट होती हुई नजर नहीं आ रही है। सो दैट्स वाई ये एग्जैक्टली आने वाले 3 से 6 महीने में, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग दैट कि 3 से 6 महीने में ये सारी चीजें थोड़ा सा सेटल हो जाएंगी। बिकॉज मिस्टर ट्रम्प आ चुके हैं अभी, जैसे उन्होंने मेक्सिको कनाडा पे एक्शन ली, ट्रेड वॉर्स की बात शुरू कर दी, टैरिफ बढ़ाने की बात शुरू कर दी। फिर नाउ दे हैव सेड कि ओके 1 महीने के लिए ये कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी सेटल, ये जो मडी वाटर है उसको सेटल होने के लिए शायद 3 से 6 महीने और लग सकते हैं। सबसे एक बार मिल लेंगे सारे दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे मिस्टर ट्रम्प मिल लेंगे, तब फिर चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी वहां पे। बट टिल दैट टाइम दिस पर्टिकुलर थिंग विल कंटिन्यू। दूसरी न्यूज जो है वो है गोल्ड के बारे में। वर्ल्ड स्पेसिफिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक एंगल से ही गोल्ड के प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, $2,900 पर आउंस, ये इतनी प्राइस टच हो चुकी है ऑलमोस्ट। और ये $3,000 पर आउंस तक ऊपर जा सकती है, मतलब इंडियन रुपीज टर्म में आई थिंक वी विल हैव टू बी रेडी फॉर ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स प्राइसेस जा सकते हैं। तो क्या है इसके पीछे के रीजन? सबसे बड़ा रीजन होता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कि जब भी इकोनॉमी में इकोनॉमीज में प्रॉब्लम होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह आते हैं, तो इसको एक सेफ एसेट, एक हेज बोल के माना जाता है। और वहां पे पैसा शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत बार पार्क हुआ है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। वंस थिंग्स स्टार्ट सेटलिंग डाउन,
then that particular money starts coming back into the other asset classes जहाँ पे aggressive या risky या speculative asset classes equity को या other assets को माना जाता है, तो वहाँ पे वो पैसा आता है. But till the time there is an uncertainty, there are tariff wars, ये ट्रेड वॉर्स भी तो एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई मतलब अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, चलो इसमें जाके बैठ जाते हैं. या फिर शॉर्ट टर्म जो ट्रेजरीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है शॉर्ट टर्म के, यूएस के स्पेसिफिकली, वहां पे पैसा जाता है, और इसी का नतीजा है जब यूएस में ये पैसा जा रहा है तो यूएस डॉलर इज अप्रिशिएटिंग बिकॉज दैट पर्टिकुलर करेंसी या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव फॉर बिग इन्वेस्टर्स कि भाई हाँ अनसर्टेनिटी में यहीं पे पैसा रखना चाहिए. तो उसमें गोल्ड भी एक पोर्शन आता है, एंड दैट्स व्हाई गोल्ड प्राइसेस आर आल्सो गोइंग अप. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों. तो इंडियन इकोनॉमी में रेपो रेट के बारे में तो बात करनी होगी. हमने रेपो रेट की जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी कवर कर दी, आरबीआई पॉलिसी हाइलाइट्स को हमने कवर किया हुआ है. सो 0.25% से रेपो रेट यहाँ पे कट हुआ है. बट फिर भी जैसे वो रेपो रेट कट हो गया, थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, फिर मार्केट फिर नीचे चला गया, तो एवरीबडी वाज आस्किंग कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है. तो फिर एनालिसिस और ज़्यादा सामने आया कि भाई मार्केट को लिक्विडिटी मेजर्स और ज़्यादा चाहिए थे आरबीआई की तरफ से, कि लिक्विडिटी मेजर्स आप थोड़े से अगर इसी पॉलिसी में बता देते तो और अच्छा होता. तो अब उसी मतलब ये इमीडिएट रिएक्शन था. बट आई थिंक ओवर द वीकेंड फिर संजीव मल्होत्रा जी जो है, संजय मल्होत्रा जी जो अपने नए आरबीआई गवर्नर है, नाम याद हो जाएगा जल्द ही, सो उन्होंने फिर इंटरव्यूज वगैरह दिए या फिर बात की कि लिक्विडिटी विल बी टेकन केयर ऑफ. जब भी मार्केट को लिक्विडिटी लगेगी, बैंक्स को लिक्विडिटी लगेगी, फिर वो शॉर्ट टर्म में हो, मीडियम टर्म में हो, लॉन्ग टर्म में हो, वो इमीडिएटली प्रोवाइड की जाएगी. सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट. बट वी नो दैट द कंसर्न इज नॉट इन्फ्लेशन, द कंसर्न इज ग्रोथ. सो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस होने वाला है आने वाले समय में. दो दे हैव मेंटेन्ड द पॉलिसी एज न्यूट्रल, बट इट लुक लाइक मोर डोविश. डोविश का मतलब क्या है कि भाई ग्रोथ का कंसर्न है. हॉकिश का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का कंसर्न है. न्यूट्रल मतलब दोनों इक्वल, बराबर, मतलब वी आर न्यूट्रल, कि मतलब जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे हम सपोर्ट कर सकते हैं. बट भले ही उन्होंने न्यूट्रल स्टांस लिया है, बट फिर भी थोड़ा सा डविश ही वो टोन नजर आया है. और अब ये बाद में जब और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम द ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, क्रेडिट इंडस्ट्री ऑल्सो. बोरोअर्स के एंगल से भी ये सारी चीजें अच्छी है, और इकोनॉमी के लिए भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ अच्छी होने के लिए अपना जो लेंडिंग का मार्केट है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए और बढ़ता जाना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम हिज स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो जापानीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया के बारे में है. तो वही उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिशनली ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में होते थे, बट नाउ जापानीज एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज कमिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ये अलग अलग सेक्टर्स में अब इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं. वैसे देखा जाएगा तो अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2024 तक, ये 24 साल का जो फेज था, उसमें जापान में से इंडिया में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स आए, इनफ्लोज आए, वो है $43.11 बिलियन. ओके. बट अगर मैं सिर्फ 2024 की बात करता हूं, तो आउट ऑफ दिस 43.11, $6 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ 2024 में आया है. और इंडिया नंबर 1 डेस्टिनेशन बन चुका है जापानीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो वहां से जाके दूसरे कंट्रीज में जाते हैं. सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. इंडिया इज एट नंबर 1 पोजीशन फ्रॉम दैट एंगल, और उसके बाद वियतनाम आता है. 30% इंक्रीज है मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज में फ्रॉम जापान टू इंडिया इन 2024. जो पहले जापानीज एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स चाइना में काफी जाते थे, तो वो काफी कम हुए हैं. सो 2012 में चाइना में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट गई थी जापान की तरफ से, दैट वाज $13.4 बिलियन. और 2024 में दिस इन्वेस्टमेंट हैज गॉन डाउन टू $3.4 बिलियन. मतलब इंडिया में चाइना से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लास्ट ईयर एफडीआई में आई है. सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. क्या है की सपोर्टिंग फैक्टर्स ऑफ दिस शिफ्ट, क्या हो सकते हैं? चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी इज प्लेइंग आउट रियली बिग, वो भी एक रीजन है. इंडियाज लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन,
सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वाई लॉन्ग टर्म एफडीआई, क्योंकि एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मनी होता है, तो ये इंडिया में आ रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी काफी रोबस्ट रहा है, स्पेसिफिकली 2024-23 की अगर हम बात करते हैं, और 2025 में भी अराउंड 6.4 to 6.6% का ये ग्रोथ रहेगा। 2026 में भी ये 6.5% का रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी सपोर्ट यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैव एक्चुअली बेनिफिटेड अ लॉट टू दीज कंपनीज, पैनासोनिक हो, टीडीक्यू हो, तोशिबा हो, दाइकिन हो। तो इन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे किया हुआ है। प्लस लिबरलाइज रिफॉर्म्स में जीएसटी रैशनलाइजेशन, रिलैक्स्ड एफडीआई नॉर्म्स, ये भी सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस में आ रहे हैं। देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, जो पीएलआई स्कीम्स के डिलेज का चैलेंज होना, या सप्लाई चेन कंसर्न्स होना, या जो स्टीप ग्रोथ के टारगेट्स रखे हुए हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो देर विल बी सम काइंड ऑफ कंसर्न विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बट आई थिंक ये कुछ काफी पॉजिटिव, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना, और दैट टू कंट्रीज लाइक जापान, तो ये एक स्टेबिलिटी दिखाता है ओवरऑल इकोनॉमी के एंगल से। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट न्यूज, मतलब स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो पहली न्यूज है महिंद्रा एंड महिंद्रा के Q3 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 20% से ऊपर गया है, एंड द नंबर इज 3181 करोड़, 3181 करोड़। ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का नंबर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बट जो मेन बिजनेस है, स्टैंड अलोन ऑटो एंड फार्म बिजनेस, उसका प्रॉफिट रहा है 2964 करोड़ रुपीज। 19% से ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा है। अगर एसयूवी सेल्स के बारे में बात करते हैं, द नंबर इज एट 1,42,200 यूनिट्स। 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे बढ़ी हुई है, और मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है टू 23%। ट्रैक्टर सेल्स के बारे में बात करते हैं, सो द ट्रैक्टर सेल्स नंबर इज एट 1,21,000 यूनिट्स। यही नंबर भी 20% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ा है, एंड मार्केट शेयर इज एट 44.2%। ये मार्जिन्स की अगर हम बात करेंगे, तो मार्जिन्स हैव आल्सो इंप्रूव्ड फ्रॉम 8.5% टू 9.7% ईयर ऑन ईयर। ये क्यों हुआ है? बिकॉज डिस्काउंट्स जो दिए गए वो काफी कम डिस्काउंट्स दिए गए ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। इसी की वजह से मार्जिन्स यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए हैं। दो इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च होने वाले हैं 14 फरवरी 2025 को। 250 सेल्स आउटलेट्स में ये दो इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च होने वाले हैं। उस पे भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि रेस्पॉन्स काफी अच्छा वहां पे हो सकता है। आई नो, मतलब 3-4 लोग तो मेरे ही दोस्त है जो दे आर गोइंग टू गो फॉर दिस इलेक्ट्रिक महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी अभी ये जो टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं, जो नया मतलब अप टू 12 lakhs देर इज नो टैक्स वाला जो, या फिर टैक्स कट्स जो मिले हैं लोगों को, तो उसका नतीजा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना, और उसका नतीजा भी बाइंग में हो सकता है। तो वो रूरल एंड अर्बन डिमांड काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, उसकी वजह से एग्रीकल्चरल बूस्ट भी काफी अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर हम ट्रैक्टर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7% इन FY25। स्ट्रांग रबी क्रॉप सोइंग एंड रिकॉर्ड खरीफ हार्वेस्ट, ये सब भी बड़े रीजंस है। एमएसपी भी हाइक किया गया है बाय 5 to 7% फॉर वीट एंड मस्टर्ड। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो काफी पॉजिटिवली वर्क हो सकते हैं फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। सो आई थिंक लेट्स सी, आई थिंक क्वार्टर्स देखने जैसे रहेंगे आने वाले फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट न्यूज इज फॉर इंडियन ऑयल रिफाइनर्स। सो जो रशियन सप्लाई पे डिसरप्शंस हुए हैं मेजरली बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस फ्रॉम यूएस, सो उसकी वजह से अब ऑयल रिफाइनर्स को जो ऑयल चाहिए वो दे आर ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स। बट वहाँ पे थोड़ा सा सऊदी वगैरह ये जो मेन सप्लायर्स हैं, उन्होंने थोड़े से प्राइसेस वहाँ पे बढ़े फॉर मार्च की जो डील्स है उसके लिए $3 से वो प्राइसेस बढ़ाए हैं। जो बहुत बड़े अच्छे डिस्काउंट्स रशियन ऑयल से मिल रहे थे वो भी अब काफ़ी कम हो गए। जो डिस्काउंट्स $25-30 पर बैरल तक हो गए थे, वो अब हार्डली $2 से $4 पर बैरल तक आ चुके हैं नीचे। और सैंक्शंस के बाद वो इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई दीज रिफाइनर्स आर फाइंडिंग अदर सप्लायर्स कि भाई चलो, मतलब वहां से आके ये सारी चीज़ें कंटिन्यू यहाँ से करनी चाहिए। जिस तरीके से अभी 1-2 दिनों में बातें आई है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पुतिन के बीच में बात हुई है, एंड नाउ
बोथ ऑफ देम आर एग्रीइंग ऑन सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर यूक्रेन रशिया वॉर, ऐसा माना जा रहा है। जब तक न्यूज़ नहीं आएगी कंफर्म, तब तक हम इसको स्पेकुलेशन ही कह सकते हैं, बिकॉज कंफर्म कोई नहीं कर रहा है। मतलब पुतिन की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है, क्रेमलिन की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि बात हुई है या नहीं हुई है। सो लेट्स सी, आई थिंक जहां हम 35% ऑफ आवर ऑयल इंपोर्ट्स वर कमिंग फ्रॉम रशिया, वहां पे ये सैंक्शंस वगैरह आर प्लेइंग आउट लिटिल निगेटिवली, तो वो जो एक बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट हमें इन बिटवीन मिल रहा था, वो शायद अब यहाँ पे कम हो सकता है। सो आई थिंक रिफाइनर्स आर गेटिंग लिटिल बिट ऑफ इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट न्यूज जो है वो एल एंड टी फाइनेंस के बारे में है। सो एल एंड टी फाइनेंस ये कंपनी भी गोल्ड लोन बिजनेस में उतर चुके हैं। 537 करोड़ रुपीस का एक्विजिशन यहाँ पे पॉल मर्चेंट फाइनेंस लिमिटेड इस बिजनेस को एक्वायर करके इस एल एंड टी ने यहाँ पे इस गोल्ड बिजनेस में, लोन बिजनेस में एंट्री ली है। सो Q2 FY26 तक सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स इसको आ जाएंगे। अराउंड 1,000 करोड़ रुपए का एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एक सेफ ऐसे लोन माने जाते काफी, तो वो यहाँ पे ऐड होने वाला है। 98,000 एक्टिव कस्टमर्स यहाँ पे ये ऐड हो सकते हैं। अराउंड 700 एम्प्लॉयज है PMFL इस कंपनी में, वो भी एल एंड टी फाइनेंस के एम्प्लॉयज बन जाएंगे। अराउंड 130 ब्रांचेस भी एल एंड टी फाइनेंस के नेटवर्क में यहाँ पे ऐड होने वाली है। सो लेट्स सी, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड बिजनेस। रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से गोल्ड लोन बिजनेस काफी कंफर्टेबल माना जा रहा है इन ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। सो ओला ओला इलेक्ट्रिक के Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। लॉस जो है वो वाइडन हुआ है टू 564 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द लॉस वाज एट 376 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर द लॉस वाज एट 495 करोड़ रुपीस रेवेन्यू। बट लॉस ठीक है भाई, मतलब ये थोड़ा सा न्यू एज कंपनीज है तो लॉस वहां पे होता है, बट रेवेन्यू फॉल होना ये काफी निगेटिव माना जा रहा है। सो लास्ट क्वार्टर द रेवेन्यू वाज एट 1045 करोड़। 19% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी यहां पे गिरा है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये रेवेन्यू गिरा है, सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। एबिटा मार्जिन्स आल्सो फेल डाउन टू 28.8%। डिलीवरीज जो है गाड़ियों की वो भी डिक्लाइन हुई है टू 84,029 यूनिट्स। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 86,775 एंड लास्ट क्वार्टर इट वाज एट 98,619। ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो दैट नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ओला इलेक्ट्रिक, बट न्यू एज कंपनीज आर there with new disclosures, new calculations, new announcements. तो आई थिंक थोड़ा सा रिस्क समझ के ही इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लीजिएगा दोस्तों। Now, next news is regarding life insurance business. So, life insurance companies का जो business है, new premium business actually, in the month of Jan, it has gone down by 8.15%, and the number is at 30,825 crore. और इसमें LIC जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है उसका तो न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है वो 13.89% से ईयर ऑन ईयर नीचे गिरा है। मेजर प्राइवेट इंश्योरर्स में जैसे SBI लाइफ, उनका एनबीपी जो है वो 37.2% से गिरा है। HDFC लाइफ का जो एनबीपी है वो 25.47% से बढ़ा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का एनबीपी हैज गॉन अप बाय 13.61%। मैक्स लाइफ हैज गॉन अप बाय 8.8% ईयर ऑन ईयर। बजाज अलायंस हैज डिक्लाइंड बाय 6.86%. So HDFC, ICICI and Max Life has actually improved, but LIC and SBI Life NBP has gone down, and that's why overall लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का न्यू बिजनेस प्रीमियम का जो जो फॉल है वो 8.15% का रहा है। देखते हैं अभी नए जो टैक्स मतलब अपने बजट में जो अप्रूवल्स आए FDI के एंगल से, तो वहाँ पे कंपटीशन भी और आगे यहाँ से बढ़ सकता है। सो लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग प्लान्स आउट। और यूलिप पे भी जो टैक्सेशन आया है वो भी थोड़ा सा निगेटिव है, बिकॉज इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट की तरह बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, तो उस पर काफ़ी बड़ा डेंट यहाँ पे आया है। सो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल वी स्ट्रांगली फील इन्वेस्टमेंट शुड बी डिफरेंट, इंश्योरेंस शुड बी डिफरेंट। इंश्योरेंस इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इज फॉर गेटिंग रिटर्न्स, अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स। तो आई थिंक ये सेपरेट रखोगे तो दोनों गोल्स अच्छी तरीके से अचीव हो सकते हैं।
अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो एयरटेल के बारे में है। अब न्यूज ये है कि FY 25 और FY 26 में जो कैपेक्स है वो सिग्निफिकेंटली कम करने वाला है एयरटेल। वैसे देखा जाएगा तो यार कैपेक्स कम कर रहे हैं, इजंट इट नेगेटिव न्यूज? बट मुझे ऐसा लगता है 5G का जो रोल आउट था वो नेशन वाइड अब कंप्लीट हो चुका है। सो अब बड़े कैपिटल की वैसे रिक्वायरमेंट इमीडिएटली नहीं है। नाउ इट इज द टाइम कि जो बड़ा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है कैपेक्स के तौर पे, वहां से अब रिटर्न्स अच्छी तरीके से आने चाहिए। सो अनलिमिटेड 2 GB के अनलिमिटेड 5G प्लान्स जो यहाँ पे किए मतलब रोल आउट किए जा रहे हैं, और जो बहुत बड़ा तबका जो प्रीपेड में है उसको पोस्टपोन में कन्वर्ट करने की कोशिश यहाँ पे एयरटेल अब आने वाले समय में कर सकता है। एंड दैट इज गोइंग टू ड्राइव द ARPU ग्रोथ, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ग्रोथ। द ARPU is at around 245 if I'm not wrong, and they want to take it beyond 300 for a sustainable profitability of the company. Let's see, I think कैसे कैसे ये चीजें इंप्लीमेंट होती है, बट नाउ लोअर बर्डन ऑफ कैपेक्स एंड हायर ARPU is going to be positive for Airtel company. Let's see how it performs. So कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ यू हैव इफ यू फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ यू वांट टू हैव वन ऑन वन सेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस, तो उसके लिए भी आप हमारे रिलेशनशिप सेल से बात कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।